प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी बहार चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं कमरुद्दीन यानी कमर जौनपुरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा पाठ है गज़ल, जिसके शायर हैं फिराक गोरखपुरी। यह पाठ कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो आइए हम आज फिराक गोरखपुरी के बारे में जानेंगे, गज़ल क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, और फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित जो गज़ल आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी शेरों की व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य के साथ साथ उसके प्रश्नोत्तरों पर भी चर्चा होगी। ये गज़ल और रुबाई को हमने 3 पार्ट में बांट रखा है। 3 पार्ट में इसका वीडियो होगा। पार्ट 1 भाग 1 में फिराक गोरखपुरी के साहित्यिक परिचय होगा। फिराक गोरखपुरी कुछ रचनाओं पर चर्चा होगी। उनकी जो गज़ल दी गई है उसका वाचन होगा, और साथ में ही शायरी की प्रमुख विधाओं के बारे में एक चर्चा की जाएगी। आइए सबसे पहले हम फिराक गोरखपुरी की आवाज में ही उनका कलाम सुनते हैं। ऐ दोस्त, तन्हाई में किसे बुलाएं? ऐ दोस्त, तुम दूर हो, किसके पास जाएं? ऐ दोस्त, इस दौलत वक्त से तो दम घुटता है। दौलत वक्त से दम घुटता है। ये नकदे सब कहाँ भुनाए? सर बसर कोई दास्तां है अजीब आलम अंजुमन। तू है सर बसर कोई दास्तां है अजीब आलम अंजुमन। ये निगाह नाज ज़बान ज़बान, ये सुकूत नाज सुगम। ये थे फिराक गोरखपुरी एक मुशायरे में अपना कलाम पढ़ते हुए। फिराक गोरखपुरी काफ़ी बड़ा नाम उर्दू साहित्य के लिए। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध शेर है, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो। फिराक ने अपने बारे में लिखा इसे, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि आने वाली नस्लें जब तुमको देखेंगी तुम पर फख्र करेंगी कि तुम उस जमाने के हो जिसने फिराक को देखा है। एक शेर सुनते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे है जिंदगी तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। बहुत। अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में फिराक गोरखपुरी का एक खूबसूरत कलाम। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। और इनके कुछ प्रसिद्ध अशार हैं। तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। आए थे हंसते खेलते मैं खाने में फिराक, आए थे हंसते खेलते मैं खाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। एक उम्र कट गई है तेरे इंतजार में,
एक उम्र कट गई है तेरे इंतजार में, ऐसे भी हैं कि कट न सकी जिनसे एक रात। सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी फकीर इसी सिलसिले के हैं। तो वे इश्क के सिलसिले के फकीर अपने आप को घोषित करते हैं फिराक गोरखपुरी। तो आइए आज इस इश्क के फकीर के बारे में हम जानते हैं, फिराक गोरखपुरी का परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद इनके गज़ल की व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, आप लोगों ने अब तक 2 गज़लें पढ़ी हैं। एक कक्षा 7वीं में, हमारी ख्वाहिश सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी दूर ये मंजिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। एक और गजल आप कक्षा 11वीं में पढ़े हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इन दोनों गज़लों को अब तक पढ़ा है, लेकिन गज़ल क्या होती है शायद अभी आप लोग इसकी बारीकी से अनभिज्ञ होंगे। आज मैं प्रयास करूंगा कि गज़ल की बारीकियों से आपको रूबरू कराऊं। जैसा कि मेरे उपनाम से आप लोगों ने देखा, कमर जौनपुरी, मैं स्वयं एक शायर हूं, इसलिए शायरी की बारीकियों से परिचय है मेरा। तो मैं चाहूंगा कि वो परिचय आप लोगों का भी कराऊं। यह गज़ल आज हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ये रुबाइयाँ हैं, इसका भी अध्ययन होगा। आइए अब फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय देखते हैं। यह गुले नगमा उनकी कृति, जिस पर 1960 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया। फिराक गोरखपुरी, इनका मूल नाम रघुपति सहाय था और फिराक इनका उपनाम अर्थात तखल्लुस था। गोरखपुर के रहने वाले थे, इसलिए गोरखपुरी कहा गया। तो इनका उपनाम बना फिराक गोरखपुरी। जन्म 28 अगस्त सन 1896 ईस्वी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड हासिल। महत्वपूर्ण कृतियां इनकी हैं गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। इनका निधन 1983 ईस्वी दिल्ली में हुआ। और कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गुले नगमा, रूहे कायनात, गजालिस्तान, शबिस्तान, धरती की करवट, चिरागा, हजार दास्तान, गुलबाग, नकूश, परछाइयाँ, मशाल, नगमे शाज, शेरिस्तान, रूप, रमज़ कायनात, शोला वसाज, बज़्म जिंदगी, रंग शायरी, जुगनू, आधी रात, तराना-ए इश्क। गुले नगमा पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1970 में और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी प्राप्त हुआ इस एक कृति के लिए। सन 1968 में भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 29 जून 1914 को उनका विवाह प्रसिद्ध जमींदार विंदेश्वरी प्रसाद की बेटी किशोरी देवी से हुआ। हालांकि यह विवाह बहुत सफल नहीं रहा। वे बहुत समय तक एकाकी जीवन व्यतीत किए। संभवतः बहुत अधिक सामंजस्य पारिवारिक जीवन से नहीं हो पाया इनका। कला स्नातक में पूरे प्रदेश में चौथा स्थान पाने के बाद ICS में चुने गए। 1920 में नौकरी छोड़ दी
तथा स्वराज आंदोलन में कूद पड़े तथा 1.5 वर्ष की जेल की सजा भी काटी। जेल से छूटने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस के दफ्तर में अवर सचिव की जगह दिला दी। बाद में नेहरू जी के यूरोप चले जाने के बाद अवर सचिव का पद छोड़ दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1930 से लेकर 1949 तक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1930 से लेकर 1959 तक अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। उर्दू के शायर और अंग्रेजी के प्रोफेसर, भाषा ज्ञान, उर्दू, फारसी, हिंदी और ब्रजभाषा। फिराक उनका तखल्लुस उन्हें उर्दू कविता को बोलियों से जोड़कर उसमें नई लोच और रंगत पैदा करने का श्रेय दिया जाता है। फिराक गोरखपुरी ने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ गजल से किया था। फारसी, हिंदी, ब्रजभाषा और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ होने के कारण उनकी शायरी में भारत की मूल पहचान रच बस गई है। फिराक गोरखपुरी की शायरी की शैली, यूं तो उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा है, यानी क्लासिकल शायरी की जाती है जिसमें विशेषकर इश्क, प्यार, मोहब्बत, हुस्न, इन सब की बातें अधिक होती हैं, लेकिन जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभरते हैं। नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे कुछ गिने चुने शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है। उसमें से एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। इन्होंने शायरी को शास्त्रीयता के बंधन से निकालकर आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आम जनमानस के विषयों को अपनी शायरी का विषय बनाया है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, अर्थात शेर ऐसे कहे जाते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं कि जो आम जन को सुनाया जा सके, लोग सुन करके उसको आसानी से समझ सकें, ऐसे शेर कहे जाते हैं। शेर पढ़ने के लिए उन्हें शब्दकोश नहीं उठाना पड़े, तो एक झटके में सुनकर उसको समझ में आ जाए, इस बात को ध्यान में रख के शेर लिखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शेर लिखे नहीं जाते बल्कि कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की शैली का कहने की शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है। दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य है। इस तरह इन्होंने भौतिक संसाधनों को, भौतिक आकर्षणों को, भौतिक समस्याओं को अपनी शायरी का विषय बनाया है। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को आप देख चुके हैं। तो ये फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय रहा। यह गुले नगमा उनकी कृति, उस पर अवार्ड लेते हुए पंडित नेहरू से 1960 में फिराक गोरखपुरी साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हें हासिल हुआ। ये उनकी कुछ रचनाएं हैं। ये उर्दू में लिखा है, कुल्लियाते फिराक गोरखपुरी गज़लियात, गज़लों का संग्रह इनका है। फिराक गोरखपुरी ये रूप 350 से अधिक रुबाइयों का संकलन है। इसी संकलन से आपके पाठ्यक्रम में भी 5 रुबाइयाँ दी गई हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक उनकी है। रुबाई क्या होती है इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। और इनके कुछ रचनाएं हैं, सरगम, राग बिराग। गज़लों की चर्चा हो और गज़ल गायकों की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गज़ल गायक ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने गज़लों की दुनिया से आम जनमानस का परिचय कराया, सबका मनोरंजन किया, गज़ल को लोगों के दिलों तक पहुंचाया। ऐसे तमाम फनकार आज भी लगे हुए हैं। कुछ प्रमुख गज़ल गायकों और गायिकाओं की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। ये चित्र दिया है, शायद आप लोग इनसे परिचित होंगे।
फिर भी इनके नाम देख लेते हैं। ये हैं मेहदी हसन, ये आबिदा परवीन, चित्रा सिंह, जगजीत सिंह, गुलाम अली, चंदन दास, पिनाज मसानी, पंकज उदास। इनमें से कुछ गायकों का सैंपल मैंने यहाँ एकत्रित किया है, जो आप लोगों को 2-2 लाइन सुनाना चाहूँगा। ये सबसे पहले चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज़ में प्यारी सी गज़ल देखते हैं। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। हमें क्या पता था, हमें क्या खबर थी, ना ये बात होगी ना वो बात होगी। हमें क्या पता था, हमें क्या ये बहुत ही प्यारी गज़ल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में। एक गुलाम अली साहब का सुन लेते हैं। ये दिल पागल दिल मेरा, ये दिल पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। ये पागल दिल मेरा इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल पागल दिल मेरा। ये थे गुलाम अली और उनकी प्रसिद्ध गज़ल। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये फिराक गोरखपुरी उनका उपनाम है, असली नाम उनका रघुपति सहाय है। तखल्लुस यानी उपनाम फिराक गोरखपुरी। फिराक का अर्थ होता है सेपरेशन, विरह, वियोग, जुदाई। फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय जानने से पहले यह जान लेते हैं कि गज़ल क्या है। मुझे विश्वास है कि गज़ल की बारीकियां जानने के बाद आपको भी गज़ल से इश्क हो जाएगा। तो आइए हम गज़लों की दुनिया में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि गज़ल क्या है। यह कुछ लाइनें मेरी हैं जो गज़ल को परिभाषित करने का प्रयास मैंने किया है अपनी भावनाओं के हिसाब से। कहीं दर्द दिल की दवा है ये, कहीं ताज़ा ताज़ा हवा है ये, कहीं जिंदगी का वितान है, कहीं तीरगी का विहान है, कहीं आरज़ू, कहीं जुस्तजू, कहीं गुल के होठों की रंगबू, कहीं आत्मा की पुकार है, कहीं मीठी मीठी अजान है। ये उदास पथ की व्यथा नहीं, ये गज़ल तो है अपराजिता। ये उदास पथ की व्यथा नहीं, ये गज़ल तो है अपराजिता। ये असीम प्रीति की है डगर, ये अनंत नभ की उड़ान है। कहीं दर्द दिल की दवा है ये, कहीं ताज़ा ताज़ा हवा है ये, कहीं जिंदगी का वितान है, कहीं तीरगी का बिहान है। ये गज़ल के बारे में कुछ लाइनें मेरी। अब शेख इब्राहिम ज़ौक़ एक बहुत प्रसिद्ध शायर हुए। इन्होंने गज़ल के बारे में कहा कि रहता सुखन से नाम, क़यामत तलक है ज़ौक़।
औलाद से तो है यही दो पुस्त चार पुस्त। अर्थात सुखन अर्थात गजलकारी, गजल करना। तो गजल करने से, साहित्यिक रचना करने से तो कयामत तक, अनंत काल तक नाम रहता है, और संतान से, औलाद से तो दो चार पुस्तों में ही नाम समाप्त हो जाता है। अभी कोई पूछे कि हम लोगों के परदादा, उनके दादा का क्या नाम था, किसी को याद नहीं होगा। लेकिन बड़े बड़े शायर, कवि, ये सब कभी मरने वाले नहीं हैं, हमेशा लोगों की जुबान पर रहेंगे। इनका एक और प्रसिद्ध बहुत शेर है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। उर्दू शायरी, शेरो शायरी या सुखन भारतीय उपमहाद्वीप में, उर्दू शेरो शायरी या सुखन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित एक कविता का रूप है, जिसमें उर्दू, हिंदी भाषाओं में कविताएं लिखी जाती हैं। शायरी में संस्कृत, फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं के मूल शब्दों का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। शायरी लिखने वाले कवि को शायर या सुखनवर कहा जाता है। तो ध्यान रखें, शायरी लिखने वाले कवि को शायर या सुखनवर कहा जाता है। शायरी में जो बारीकियां हैं उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। शायरी में मात्रा गणना कैसे होती है, कैसे मात्राओं का प्रयोग करके शायरी लिखी जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं यह लघु और गुरु को। एक से प्रदर्शित करते हैं लघु को, यानी ह्रस्व, और ये चार ध्वनियां जो हमारे पास हैं, अ, ई, उ, री। अ ह्रस्व ई अर्थात छोटी ई, ह्रस्व उ अर्थात छोटा उ, री। ये चार ध्वनियां लघु मानी जाती हैं। इनमें श्वास की मात्रा कम निकलती है और इसे एक से प्रदर्शित करते हैं। गुरु, बाकी सारी ध्वनियां गुरु मानी जाती हैं, दीर्घ है, जो दो से प्रदर्शित होती हैं। मैंने इसका सिंबल बनाया, एक को अगर एक छोटी बूंद मान लें और दो को बड़ी बूंद मान लें। अब इन्हीं एक और दो का जो संयोजन होता है, इसी संयोजन को कहते हैं वहर, यानी बहर, मीटर, मापनी। और इसी का ध्यान रखते हुए गजल या शायरी लिखी जाती है या उर्दू में कविताएं लिखी जाती हैं। जैसे देखिए, एक मीटर की बात मैं यहाँ करता हूँ। एक मीटर यहाँ लिखा हूँ, 1 2 2 2, 1 2 2 2, 1 2 2 2, 1 2 2 2। अगर इसको ल माने और इसको ला माने तो होगा लला लाला, लला लाला, लला लाला, लला लाला। अब इसकी अगर बूंदों को देखें तो 1 2 2 2, 1 2 2 2, माने एक क्रमबद्ध संयोजन है। पहले हल्की आवाज, फिर 3 बार लगातार दीर्घ आवाज, फिर ह्रस्व, फिर 3 बार दीर्घ, फिर ह्रस्व, फिर 3 बार दीर्घ। यानी इसी का ये 4 बार संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, ये 1 मीटर बन गया। इसका 3 का भी 1 मीटर बनता है, 2 का भी 1 मीटर बनता है, अकेले 1 का भी 1 मीटर बनता है। यानी इसी में 4 मीटर बन सकते हैं और ज्यादा बन सकते हैं। लास्ट का 1 दीर्घ हटा दीजिए तो यहां से यहां तक का 1 मीटर हो गया। अगर इसको कट कर दीजिए तो यहां से यहां तक 1 मीटर हो गया। इसको कट कर दीजिए, यहां से यहां तक 1 मीटर हो गया, यहां से यहां तक 1 मीटर हो गया। यानी इसी में से लास्ट से छोड़ते जाएंगे तो मीटर हमारा बदलता जाएगा। 1 2 2 2, 1 2 2 2, इस तरह से एक संयोजन होता है। ये संयोजन इसलिए होता है कि जब उतार चढ़ाव से हमारी ध्वनियां निकलती हैं तो वो एक विशेष कंपन पैदा करती हैं, हृदय में कंपन होता है, जिससे कि एक आनंद की अनुभूति होती है। तो आशा है आप इस बहर को समझ गए होंगे। आगे हम बहर की चर्चा करेंगे। बहर मतलब लघु और दीर्घ ध्वनियों का एक संयोजन, ऐसा संयोजन जिससे एक क्रमबद्ध लहर पैदा हो जाए, उसे कहते हैं बहर या मीटर भी कहा जाता है। उर्दू शायरी की विधाएं। उर्दू शायरी की विधाओं की चर्चा अगर हम करें तो गज़ल, नज़्म,
मरसिया, कसीदा, मसनवी, रुबाई, ये 6 विधाएं हैं उर्दू शायरी की, जिसमें सबसे जो प्रमुख विधा है वह गज़ल मानी जाती है। गज़ल सबसे कठिन और सबसे प्रसिद्ध विधा है। गज़ल ही प्रायः अधिक लिखी जाती है। तो गज़ल को हम थोड़ा बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रुबाई क्या है। ये रुबाई के बारे में हम चर्चा करेंगे, जब रुबाई पढ़ाएंगे उसमें और विस्तार से। एक हल्का से यहाँ जान लेते हैं कि ये उर्दू या फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक होता है, काफिया होता है। काफिया मतलब जिसमें तुक मिलता है, जैसे आना, जाना, खाना। तो आना ये जो काफिया मिल गया, जैसे मंजिल, शामिल, गाफिल, तो ये इल का काफिया यहाँ मिल गया, मिलाया जाता। तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति लयबद्ध होती है। इसके लिए 24 मीटर बताए गए हैं। इसकी सभी पंक्तियां किसी भी 1 मीटर में हो सकती हैं। इसका विषय कुछ भी हो सकता है। तो यह है जैसे AABA या AAAA, यानी तुकांत चारों में हो सकता है या पहली 2 में और फिर चौथी में तुकांत हो सकता है। तो यह रुबाई हो गई। रुबाई के 24 मीटर हैं। इन्हीं 24 मीटरों में ही ये 12 मीटर हो गए और इन सभी के अंत में एक, सभी बहर में एक जोड़कर और 1, 2 बहर, 12 बहर और प्राप्त की जा सकती है। यानी सभी के अंत में एक एक जोड़ देने से ये 12 मीटर और निकल जाएंगे। तो ये 12 + 12 24 मीटर हैं। इसी 24 मीटर में रुबाई लिखी जाती है। जो आपकी रुबाई आपके पाठ्यक्रम में है, जो उसको पढ़ाएंगे तो इसकी विशेष चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर किसी मीटर में लिखते हैं तो उसे रुबाई नहीं माना जाएगा। मसनवी, मसनवी का शाब्दिक अर्थ 2 होता है। इसे शेर के रूप में लिखा जाता है, यानी 2 पंक्तियों का होता है। इसमें हर शेर के दोनों मिसरे, यानी मिसरे मतलब पंक्तियां, एक ही रदीफ और काफिया में होते हैं। रदीफ काफिया की चर्चा भी हम करेंगे। काफिया बता दिया, तुकांत। रदीफ होता है जो काफिया के बाद आता है। अलग अलग शेर के रदीफ और काफिये अलग अलग हो सकते हैं। इसमें शेरों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। ये 8, 10, 12 या और भी ज्यादा हो सकते हैं। मसनवी के लिए 7 बहरें नियत है। इन्हीं 7 बहरों में मसनवी लिखी जाती है। मसनवी में विषय की कोई सीमा नहीं है, परंतु यहाँ मुख्य रूप से प्रेम को प्रदर्शित किया जाता है। ये मसनवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। कसीदा, प्राय आप सुने होंगे, बहुत कसीदा कर रहे हैं आप। कसीदा मतलब किसी की प्रशंसा करना। इसमें किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है, मुख्य रूप से राजा या समर्थक की। इसे गजल प्रारूप में लिखा जाता है। कुछ शायर अपने बेहतरीन कसीदों के लिए जाने जाते हैं। उनमें मिर्जा सौदा भी एक हैं। यह कसीदा के बारे में आपने थोड़ा सा जान लिया। अभी मरसिया के बारे में देखते हैं। मरसिया शहीदों की शान में लिखी जाने वाली या कही जाने वाली रचना कहलाती है। इस रचना का विषय मुख्यतः हजरत मोहम्मद साहब के नाती हसन और हजरत हुसैन की मृत्यु पर शोक मनाना होता है, जो करबला की लड़ाई में शहीद हो गए थे। इसका आकार कितना भी बड़ा हो सकता है। यह भी मीटर में ही लिखा जाता है, यानी मरसिया भी किसी मीटर में ही लिखी जाती है, इसके निर्धारित मीटर है। आते हैं नज्म। नज्म का अर्थात कविता, जो हिंदी में सामान्य हम कविता करते हैं। यह उर्दू शायरी का वह हिस्सा है जिसमें शायर अपने मन के भावों को तुकबंदी से इतर होकर बयां करता है, यानी अतुकांत कविताएं भी इसमें होती हैं। इसे 2 प्रकार से कहा जाता है, 2 प्रकार से नज्म कही जाती है। एक तो होता है संगीतमय, जो लय के साथ लिखना है अगर, तो उसे मीटर में लिखना आवश्यक होगा। गजल की तरह यह भी मीटर में लिखी जाती है। एक होती है मुक्त नज्म, जिसे हिंदी में आप मुक्त छंद कह सकते हैं। इस तरह की नज्म में मीटर का ध्यान नहीं रखा जाता। शायर व रचनाकार के मन में जो भाव आते हैं वह उन्हें उन्हीं रूपों में पन्नों पर उतार देता है। यह हो गई नज्म।
तो नज्म, मरसिया, कशीदा, मसनवी, रुबाई। अब हम आते हैं गजल पर। गजल से पहले हम एक फिल्मी गाने कुछ दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये 1 2 2 के 4 गुणक पर जो बहर बनती है उस पर आधारित कुछ फिल्मी गानों की लिस्ट हमने दी है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, भरी दुनिया में आके दिल को समझाने कहाँ जाएं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। इस तरह से बहुत से गाने हैं और भी बहुत से गाने हैं जो इन्हीं गजल के मीटरों पर ही फिल्मी गाने भी सारे लिखे जाते हैं। अब आते हैं, हम गजल की बात करते हैं। गजल शेरों, शेर का बहुवचन हिंदी में कहते हैं तो शेरों, उर्दू में इसका बहुवचन होता है अशआर। यानी गजल अशआर से बनती है और हर शेर 2 पंक्तियों से मिलकर बनता है। जो शेर होता है वह 2 पंक्तियों से मिलकर बनता है। जैसे था, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये 2 लाइन हो गई। इन दोनों लाइनों को 2 मिसरा बोलेंगे और दोनों मिसरों को मिला करके एक शेर बना। गजल में भाव की दृष्टि से हर शेर स्वतंत्र होता है। गजल में हर शेर स्वतंत्र होता है, जैसे दोहा स्वतंत्र होता है, लेकिन शिल्प के हिसाब से आपस में सभी शेर जुड़े रहते हैं। गजल में कम से कम 5 अशार होने चाहिए। 5 अशार से कम होंगे तो गजल नहीं मानी जाएगी। प्रायः 11 की या 9 अशार की गजल लिखी जाती है। अरबी भाषा के इस शब्द का अर्थ है औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना। यानी गजल का अर्थ है औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना। प्रारंभ में इसका विषय क्षेत्र प्रेम और सौंदर्य तक ही सीमित था, परंतु बाद में हर विषय पर गजलें लिखी गईं। इस युग में गजल लेखन एक प्रिय विधा बनकर आई है। अभी आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर देखेंगे तो बहुत सारे गजलों के समूह बने हैं, बहुत सारे गजलें लिखी जाती हैं। बहुत से लोग यूं ही बिना मीटर के ही लिखते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है, जो सीखना नहीं चाहते हैं, वे लोग अनजाने में वैसे ही लिखते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि जिन्हें अगर गजल लिखनी है, शेर व शायरी करनी है, तो वे विधिवत इसके शिल्प का ज्ञान कर लें। 2 से 3 दिन लगता है, थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे तो 2 से 3 दिन में सारी बातें आप समझ जाएंगे। आप औसत दर्जे का लिखने लगेंगे। धीरे धीरे फिर आपकी पैठ गहरी होती जाएगी। तो गजल को गजल बनाने के लिए कुछ अनिवार्य तत्वों की भूमिका होती है। अगर उनमें से एक भी तत्व नहीं रहे तो उसे हम गजल नहीं कहा जाएगा कहेंगे और गजल से वह खारिज हो जाएगी। वो अनिवार्य तत्व है नंबर 1 बहर, मीटर। जैसे हमने बताया वहां पर आपको कि लघु गुरु ध्वनियों के संयोजन से विशेष लहरों की रचना होती है, जिसमें गेयता एवं संगीतात्मकता होती है। इसका निर्माण विशेषज्ञों द्वारा होता है। ये जो लहर बनाई गई है, बहर बनाई गई है, इसके विशेषज्ञ लोग जो संगीत के जानकार हैं कि कौन सी लहर कैसे रखने पर लघु गुरु का कौन सा संयोजन एक अच्छी धुन देगा, गाने में उतार चढ़ाव देगा या हृदय को कंपित करेगा, उसके विशेषज्ञ बनाते हैं। तो हम लोगों को बहर बनाने में नहीं लग जाना है, बल्कि जो निश्चित कुछ बहरें हैं उन्हीं को पकड़ करके उस पर लिखना है। बस बहर को आपको कॉपी कर लेना है कि ये बहर हो गई, ये मीटर हो गया, उस पर आपको लिखना है। यह बहर प्रायः 32 मुख्य बहरों पर लोग लिखते हैं। कुछ लोग तो 2-4 पे ही लिखते हैं। आप एक बहर पर भी पूरा जीवन लिख सकते हैं, आपके लिखने के भाव के ऊपर है। वैसे बहर 250-300 की संख्या में भी बहरें होती हैं। जैसे इस गजल की बहर आपकी जो है, यहाँ पे कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, इसमें आपकी जो बहर है उसमें ये मीटर है। दूसरा है वजन या मात्रा भार। जैसे हम 1-2-1-2 1-1-2-2 1-2-1-2 2-2, इस 2-2 को 1-1-2 में भी बांटने की परमिशन दी है विद्वानों ने। जो
अब वजन, दूसरा हमको ध्यान रखना है वजन का। वजन मतलब मात्रा भार। जो लघु और गुरु का संयोजन है, जैसे यहाँ एक है तो ह्रस्व वाली ध्वनि ही यहाँ पर आ सकती है, दो है तो यहाँ दीर्घ वाली ध्वनि आएगी। तो ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ दीर्घ दीर्घ, या ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ। तो ऐसे ही शब्दों को हमें यहाँ फिट करना है जिसकी मात्रा इससे मैच कर रही है, इससे मिलान कर रही है, और सभी पंक्तियों में इस बात का ध्यान रखना है। अगर 5 शेरों की हम गजल लिख रहे हैं तो 5 शेर में 10 लाइनें हुई, 10 मिसरे हुए। 10 मिसरे की जो लाइनें होंगी, जो प्रत्येक शब्द होगा, वो क्रमशः इन ध्वनियों के आधार पर ही बैठाया जाएगा, तभी उसे हम शेर कहेंगे, तभी उसे गजल कही जाएगी। अगर एक जगह भी आपका आगे पीछे हो गया, छूट गया, तो फिर उसे शेर खारिज कर दिया जाता है। तो प्रत्येक पंक्ति मिसरा में बहर के अनुसार क्रमशः समुचित मात्रा भार के शब्दों का प्रयोग अनिवार्य है। कुछ स्थानों पर मात्रा पतन की छूट होती है, उसकी विशेष चर्चा करेंगे तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा आप लोगों को। जैसे कुछ जगहों पर मात्रा को 2 को 1 पढ़ने की भी छूट होती है, जैसे है को हम 2 पर भी ले सकते हैं और 1 पर भी, उसमें क्या होता है उसको जल्दी से पढ़ते हैं। अभी आगे गजल की चर्चा करूंगा, उसमें इसको बताऊंगा मैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है काफिया। काफिया यानी समतुकांत। जैसे कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, उस गजल में आप देखेंगे तो घर के लिए, शहर के लिए, भर के लिए, सफर के लिए, असर के लिए, ये आपका हो गया काफिया। घर, शहर, असर, भर, ये काफिया जिसमें अर सबके अंत में आना चाहिए, इसे बोलेंगे काफिया। चौथा नंबर है रदीफ का। रदीफ मतलब काफिया के बाद आने वाला शब्द रदीफ कहलाता है। जैसे घर के लिए, शहर के लिए, भर के लिए, सफर के लिए, तो लास्ट में अंत में जो के लिए आ रहा है उसे कहते हैं रदीफ। और यह सभी काफिया के बाद लगना इसका अनिवार्य है, यह बदलता नहीं है। के लिए की जगह हम के कुछ और नहीं कर सकते, यानी यह फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है। रदीफ का अर्थ ही होता है पीछे पीछे चलने वाला, जो एक बार फिक्स हो गया तो बदलेगा नहीं। तो ये 4 तत्व हैं, वहर, वजन, काफिया और रदीफ। इन चारों का जब मेल होगा, एक साथ जब मिलेंगे, चारों का प्रयोग होगा, तब उसे हम कहेंगे कि यह गजल बनी, और कम से कम 5 अशार होने चाहिए। भाव संबंधी कुछ विशेषता देख लेते हैं। भाव में क्या होता है कि दोनों शेर में आपस में अंतर संबंध मजबूत होना चाहिए। अब जैसे भी एक शेर में अगर हम कह दें कि आकाश बहुत नीला है, और दूसरे में कह दें अगर कि मैं घर में खाना खा रहा हूं, तो दोनों का कोई संयोग नहीं बैठ रहा है, इसलिए यह शेर सही नहीं माना जाएगा। आपको ऐसी बात कहनी है जिससे कि दोनों पंक्तियों में मिला के एक बात पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए, या पहले में कोई बात आप कह रहे हैं, दूसरे में उसको उदाहरण के द्वारा पुष्ट कर रहे हैं, या कोई मिसाल दे रहे हैं। इस तरह से यानी दोनों पंक्तियों का आपस में संबंध होना अत्यंत आवश्यक है, इसे बोलते हैं रब्त। दूसरा है तखय्युल या कल्पना, यानी बिल्कुल सीधे सीधे मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं घर गया, मैं आया, मैं खेत देखने गया, ये सब बातें अगर हम सामान्य बातें करेंगे इसी मीटर में फिट करके, तो उसे भी शेर नहीं कहा जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो शेर सपाट बयानी से ग्रसित हो जाएगा। यानी बहुत सीधी सीधी बातें नहीं कह देनी है आपको, बात में थोड़ा सा कल्पना का, भावना का, अलंकारों का, प्रतीकों का, इन सब का प्रयोग करके उसको थोड़ा सा मजबूत बनाना है, अच्छा बनाना, जिससे सुनने वाले को अधिक पसंद आए। तो आशा है कि उर्दू शायरी की 6 विधाओं के बारे में आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अब आते हैं इस गजल की
भागों को समझते हैं कि गज़ल में कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे एक गज़ल यहाँ पर हमने दुष्यंत कुमार की कक्षा 11वीं वाली रख दी है। इसका मीटर है 1-2-1-2, यानी लगा लगा, ल लगागा, लगा लगा, गागा, ल लगा। यानी एक को अगर ल माने और 2 को गा माने तो यह धुन बनती है हमारी। तो 1-2-1-2, 1-1-2-2, 1-2-1-2-2-2 ऑब्लिक 1-1-2, ये जो है इसको कहते हैं मीटर। और ये जो गजल का पहला शेर होता है इसे कहा जाता है मतला। और मतले में क्या खास होता है कि इसमें दोनों पंक्तियों में काफिया लगाया जाता है। याद रखें, गजल का पहला शेर कहलाता है मतला और मतले के दोनों पंक्तियों में, दोनों मिसरों में काफिया फिट किया जाता है। और दरअसल जो मतले में काफिया फिट होता है उसी काफिया के आधार पर पूरी गजल लिखी जाती है। जैसे यहाँ उन्होंने लिखा घर के लिए, शहर के लिए, तो घर शहर अंत में अर आया। अब यह अर से फिर लेना हमको नजर, खबर, असर, सफर, गुलमोहर, इस तरह से लेकर के गजल आगे बढ़ेगी। तो इसे कहते हैं काफिया, जो लाल से दिखाया गया है। रदीफ बिल्कुल सामान्य सी चीज, जहां जहां काफिया रहेगी वहां रदीफ रहेगी। कभी कभी रदीफ नहीं भी रहती है, बिना रदीफ की भी गजलें होती हैं। अगर यहीं पर अपनी बात हम पूरी कर दें काफिया से ही और रदीफ को काट दें तो ऐसी गजल को कहा जाता है बिना रदीफ वाली गजलें। यानी रदीफ अनिवार्य नहीं है, रदीफ लगाने से अच्छा है, नहीं लगाएंगे तो भी गजल हो जाती है। उसको कहते हैं गैर मुरद्दफ गजल, यानी बिना रदीफ वाली गजल। तो यह गजल के 4 भाग हो गए। जैसे बताया कि यहाँ पर क्रमशः रखा जाता है। जैसे यहाँ पे क ह्रस्व हो गया, हाँ हो गया दीर्घ, तो की यहाँ मात्रा गिरा के 2 से 1 की गई है, तो 1 पे हो गया। तय उर्दू में होता है, जैसे उच्चारण करते हैं उसी आधार पर उसका मात्रा तय होता है। जैसे तय को एक साथ पढ़ते हैं तो 1-1 मिलकर के 2 मात्रा हो गई, ये 2। था को भी देखिए 2 मात्रा था, इसको गिरा के इन्होंने 1 पे लिया है। इसको चरागा, च 1 पे, रा 2 पे, गा 2 पे, हर एक। अब यहां हर एक को यहां इसको आगे पढ़ेंगे बारीकी, तो इसको कहा जाएगा, वास्तव में इसको पढ़ा जाएगा हर एक पढ़ेंगे तो यह मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसको मिला के हमको पढ़ना है हर एक, तब जाके धुन बैठेगी। तो ह हो गया 1 का, र और र पे ए लगा दिए अगर, तो यह हो गया 2 का, फिर क हो गया 1 का, हर एक। 2 हो गया घर के लिए, फिर के लिए 1 मात्रा गिरा के, 1 के लिए ली और 2 के लिए ए। तो ये देख रहे हैं क्रमशः इसी के संयोजन में पूरे शब्दों का गठन किया गया है। और जिस भी पंक्ति में मिलाएंगे सब इसी तरह से मैच होना चाहिए। अगर एक भी गड़बड़ हो गया तो गाते समय धुन बिगड़ जाएगी, क्योंकि गजल गाने के लिए ही बनाई जाती है। तो गा नहीं पाएंगे और फिर वह गजल खारिज हो जाएगी। एक लाइन और दिखा देते हैं, जैसे खुदा, खु दा, न ही, न स ही, आ द मी, का ख्वा ब, स ही। देखिए 1-2-1-2, 1-1-2-2, 1-2-1-2। यहाँ का की मात्रा गिरा के 1 की गई है, 1-2-1-2, 1-1-2। देखिए यहाँ फिट कर गया इससे। तो इस तरह से एकदम क्रमशः आपको मिलाकर लिखना है, तब जाके शायरी मुकम्मल मानी जाती है शिल्प के हिसाब से। बाकी यूं ही लोग अभी फेसबुक पर दुनिया भर के लोग लिखते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं है। वो जितना सब मेहनत कर रहे हैं सब उनका कूड़े का ढेर है। अगर आपको साहित्य में रुचि है, आप साहित्यिक
स्तर का, उसके मानक स्तर की गज़लें लिखना चाहते हैं तो आपके लिए इसका शिल्प सीखना अत्यंत अनिवार्य है। अब आते हैं फिराक गोरखपुरी की गज़ल पर, जो आपके कोर्स में दी गई है, इसके वाचन पर। यह हो गई गज़ल। और गज़ल पढ़ना, गज़ल पढ़ने के भी 3 तरीके होते हैं। पहले तरीके को कहा जाता है तहत, यानी बहर के हिसाब से, जहां उतार चढ़ाव है, लघु और दीर्घ का संयोजन है, उसके हिसाब से बिना धुन के पढ़ना, उसको बोला जाएगा तहत में पढ़ना। जैसे अगर मैं इसको तहत में पढ़ूं, नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। यह हो गया तहत में पढ़ना। तरन्नुम में पढ़ना, जब इसी को किसी धुन में शायर खुद गा करके पढ़ता है बिना किसी म्यूजिक के, तो वह हो जाता है तरन्नुम। जैसे अगर इसी को तरन्नुम में कहें, नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिर है खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं, नौरस गुंचे। यह हो गया तरन्नुम में पढ़ना। तो तहत समझ गए, तरन्नुम समझ गए। अब है गायन। गायन सब कोई नहीं कर सकता। जो संगीत का जानकार है, जो संगीत सीखा है, राग रागिनी का जिसका परिचय है, वही इसको गा सकता है। जैसे वहाँ हमने जगजीत सिंह की गज़ल सुनाई, गुलाम अली की सुनाई, तो वो सभी लोग शास्त्रीय संगीत के महारथी हैं, उसमें सरगम का प्रयोग करते हैं, तिन्हीं गज़लों को गाते हैं। जैसे फिल्मी गीत सभी इसी मीटर पे लिखे जाते हैं, और कैसे गायक लोग गाते हैं, सभी कितने एक्सपर्ट होते हैं, दक्ष होते हैं गायन में। तो ये 3 तरह से गज़लें पढ़ी जाती हैं। तो मैं एक बार तरन्नुम में पूरी गज़ल पढ़ देना चाहूँगा आपके लिए। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिर है खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं, नौरस गुंचे। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, नौरस गुंचे। हम हो या किस्मत हो हमारी, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या
अपना पर्दा खोले हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं, हम बदुरुस्ती ये होश हवास तेरा सौदा करने वाले, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। फितरत का कायम है तवाज़ुन, फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलम हुस्नो इश्क में भी उनको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले हैं। आबो ताबश यार न पूछो, आबो ताबश यार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की धमक है, या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तू याद आए है, ऐसे में तू याद आए है, अंजुमने मय में रिंदों को रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। नौरस गुंचे सदक़े फिराक़ जाज सुखन, सदक़े फिराक़, सदक़े फिराक़ जाज सुखन की, कैसे उड़ा ली ये आवाज इन गज़लों के पर्दे में, तो मीर की गज़लें बोले हैं। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिर हैं। और इस वीडियो का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग में पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे फिराक गोरखपुरी की गज़ल की व्याख्या, काव्य सौंदर्य और प्रश्नोत्तर। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिए। इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए, साथ साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।